हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री श्री स्कूल योजना यानी पीएम श्री स्कूल। पीएम श्री स्कूल का जो उद्देश्य है वो सारे युवाओं को जिनमें बचपन से लेकर के और प्रौढ़ शिक्षा तक शामिल है। इसमें वैश्विक मानक को भी ध्यान में रखा गया है। टारगेट करके प्रधानमंत्री श्री स्कूल योजना चलाया गया है। यह केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की योजना है। यह केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की योजना है और यह न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी NEP यानी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी NEP NEP के प्रयोगशाला के रूप में काम करेगा। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बनाई गई है उसके प्रयोगशाला के रूप में प्रधानमंत्री श्री स्कूल योजना काम करेगा। यह शिक्षा योजना कई योजनाओं को इसमें शामिल करके बनाया गया है। कई शिक्षा योजना को इसमें एकीकृत कर दिया गया है यानी एक कर दिया गया है। जैसे प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा कार्यक्रम, प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा कार्यक्रम, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, वयस्क शिक्षा कार्यक्रम, स्कूली शिक्षा के साथ कौशल विकास एवं मातृभाषा में शिक्षा को प्राथमिकता पर बल दिया गया है। यानी कि जैसा कि मैंने पहले बताया कि बच्चों से लेकर के प्रौढ़ तक सभी के एजुकेशन को यानी सभी के शिक्षा व्यवस्था को ध्यान में रख करके प्रधानमंत्री श्री स्कूल योजना को प्रारंभ किया गया है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि मातृभाषा में शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाएगा। अक्सर क्या होता है कि लोग अपनी मातृभाषा को इग्नोर करके मतलब अपनी मातृभाषा को उन्हें बोलने में शर्म आती है। बहुत लोग आसानी से बोल देते हैं आई डोंट नॉलेज अबाउट हिंदी, आई डोंट नो अबाउट हिंदी। मन करता है इनको पकड़ के पे 4 तमाचा मारे कि आपको कहते हुए शर्म आनी चाहिए। एक बार कहिए कि हमें अंग्रेजी नहीं आती है तो शर्म की बात नहीं है, लेकिन जब आप कहते हैं हमें भारतीय भाषा नहीं आती है, हमें हिंदी नहीं आती है, तो ये शर्म की बात है। आप हिंदुस्तान में रह करके अगर हिंदी नहीं जानते हैं तो ये आपके लिए शर्म की बात है, गौरव की बात नहीं है। कोई भी व्यक्ति जहाँ का ग्रामीण आबादी आज भी लगभग 68.2% गांव में आबादी रहती हो, गांव में रहती हो, और ये आबादी का सोचना, सीखना, बोलना यदि उसकी मातृभाषा में है तो पढ़ाई विदेशी भाषा से
वो सीख नहीं पाएगा। हाँ, विदेशी भाषा को जानना आवश्यक है, उसको तवज्जो दीजिए, लेकिन जो कौशल विकास है, विकसित होने का डेवलपमेंट, यानी कि जो माइंड डेवलपमेंट का खेल है, ऐसी व्यवस्थाओं के लिए आपकी मातृभाषा हिंदी, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, बांग्ला इसमें पढ़ाइए। और जब बच्चा इसमें स्वयं जिसमें सोचेगा उसी के रूप में कार्य करेगा तो कहीं ज़्यादा विकसित होगा। शायद एजुकेशन मंत्रालय यानी कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने इसी के उद्देश्य से प्रधानमंत्री स्कूल योजना चलाया है। प्रधानमंत्री श्री स्कूल योजना में मातृभाषा पे बार बार फोकस किए जाने की बात है। मातृभाषा में शिक्षा देना, कौशल डेवलपमेंट करना, एक बेहतर थिंकर को पैदा करने की काबिलियत रखता है। समस्याएं लोकल होती हैं, समस्याएं सार्वजनिक होती हैं, और यदि जिस समस्या को समाधान करना है तो लोकल भाषा में जो रहने वाला व्यक्ति है अपने भाषा में सोचेगा तो कहीं ज़्यादा जो है निष्पक्ष तरीके से उसका निष्कर्ष निकाल पाएगा। स्कूली शिक्षा और मातृभाषा में सीखने की प्रेरणा, स्कूली शिक्षा और मातृभाषा में सीखने की प्राथमिकता कौशल विकास का एकीकरण होगा। यदि स्कूली शिक्षा को मातृभाषा में दिया जाएगा तो सीखने की प्राथमिकता यानी सीखने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी और साथ ही साथ कौशल विकास भी होगा, एकीकृत होगा। और 21वीं सदी के वैश्विक नागरिकों को तैयार करने हेतु कदम है। इसका कहा गया है कि प्रधानमंत्री श्री स्कूल योजना केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा चलाया गया जो प्रावधान है वह सीखने की प्राथमिकता को और कौशल विकास के एकीकरण को ध्यान में रख करके 21वीं सदी के वैश्विक नागरिकों को तैयार करने का एक कदम है। यानी कि जब कोई अपनी मातृभाषा में सोच करके कौशल विकास करेगा तो अगर मान लीजिए कोई चटनी बनाना जानता है, अचार बनाना जानता है, तो अचार का रेसिपी क्या होगा ये उसे पता होना चाहिए। इसे नहीं फर्क पड़ता है कि ये अंग्रेजी बोलने वाला खाएगा या हिंदी बोलने वाला खाएगा या फ्रेंच बोलने वाला खाएगा या जर्मन बोलने वाला खाएगा। बनाने वाले को बेहतर रेसिपी के साथ अगर अचार बनाया गया है तो अचार खाने वाला किस भाषा का है नहीं फर्क पड़ता, अचार बेहतर होना चाहिए, अचार बेहतर होना चाहिए। और इसके लिए कुशल कारीगर की आवश्यकता होगी और कुशल कारीगर रेसिपी जान ले, उसको अपनी मातृभाषा में रेसिपी का आधार समझ ले तो अचार बना करके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जा सकता है। तो इसलिए कौशल विकास को भी ध्यान में रख करके प्रधानमंत्री श्री स्कूल योजना को प्रारंभ किया गया है। इसके साथ ही इसके अलावा प्रधानमंत्री श्री स्कूल योजना देश भर में शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने में मदद करेगा। बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां से बच्चे जब नहीं पढ़ पाते हैं विदेशी भाषाएं तो वो बोर होकर के या शर्म के मारे भाग जाते हैं, उससे दूरी बना लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है मैं समझ पाता नहीं हूँ, क्लास में बेइज्जती होगी, तो नहीं आते हैं, क्लास छोड़ने लगते हैं, फिर धीरे धीरे स्कूल का कम करने लगते हैं। वह एक समय आता है कि स्कूल ही छोड़ देते हैं। लेकिन जब उनको मातृभाषा में शिक्षा दिया जाएगा, मातृभाषा में शिक्षा दिया जाएगा, तब वो बेशक कम समझें लेकिन इतना तो समझेंगे कि कुछ बोला गया है इसका मतलब यह है, यानी मतलब समझेंगे, वो अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। तो स्कूली टाइम भी बढ़ेगा
स्कूलिंग टाइम अगर बढ़ता है तो एजुकेशन स्तर इस एजुकेशन लेवल जरूर बढ़ेगा। तो इसी को ध्यान में रख करके चलाया गया। यहाँ से प्रश्न कैसे बनेंगे, यहाँ से प्रश्न बनेंगे, पहले तो मंत्रालय पता होना चाहिए कौन मंत्रालय जारी कर रहा है। तो प्रधानमंत्री श्री स्कूल योजना केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्ट्रीज जारी कर रहा है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय जारी कर रहा है। ये किसके तहत काम करेगा, तो ये नेप के तहत काम करेगा। नेप का मतलब क्या है, न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, यानी न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ये कब आया है, 2020 में। इसके तहत काम करेगा। इसके अंतर्गत कितनी योजनाएं शामिल कर दी गई हैं, तो प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा कार्यक्रम, शिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम, वयस्क शिक्षा कार्यक्रम, स्कूली शिक्षा के साथ कौशल विकास कार्यक्रम, यानी इन तमाम योजनाओं को शामिल करके तब एक प्रधानमंत्री स्कूल योजना को शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, मातृभाषा में शिक्षा देना और यह 21वीं सदी के वैश्विक मंच को प्रदान करना। यानी इस शिक्षा व्यवस्था से जो वैश्विक नागरिक हैं उनमें शामिल करना। इससे और फायदे होंगे कि जो भारत के स्कूलिंग टाइम है, यानी बच्चे जो स्कूल छोड़ रहे हैं ना समझी की वजह से छोड़ रहे हैं या उनको लगता है मैं कमज़ोर हूँ, तो इन सभी समस्याओं से दूर होगा और साथ ही साथ शिक्षा प्रणाली को मजबूती प्राप्त होगी। अगला पॉइंट है नमस्ते स्कीम। नमस्ते स्कीम का मतलब है नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, यानी कि सीवर और सेप्टिक टैंक के सफाई के लिए नमस्ते स्कीम चालू किया गया है। नमस्ते स्कीम चालू करने का मकसद था कि जो हाथ से मैला ढोती थीं, हाथ से मैला ढोना या सीवर में जा करके अंदर तब सफाई करना, सेप्टिक टैंक में इंसान को जाके सफाई करना, इससे कई लोगों की मौत हो जाती थी। पता का टैंक के अंदर या नाला के अंदर कूद गए और आगे रास्ता ब्लॉक, और अचानक से कचरा की वजह से फिर रास्ता ब्लॉक हो गया और उसी में दब के उसे मर गए, या ऑक्सीजन नहीं मिल सका तो मर गए। मतलब कई प्रकार की समस्याएं होती थीं जो लोग हाथ से सीवर की, सेप्टिक टैंक की या अन्य कोई जो है मैला हाथ से ढोते थे। उसमें कई बार ऐसा होता था कि सीवर के अंदर चले गए और कई प्रकार के विषैले गैस की वजह से मर गए। तो इन तमाम समस्याओं को ध्यान में रख करके केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय दोनों ने मिल करके एक संयुक्त पहल के साथ नमस्ते स्कीम प्रारंभ किया है। उनका उद्देश्य है कि मशीनों के द्वारा सीवर की सफाई हो, सेप्टिक टैंक की सफाई हो और मैला ढोने का भी मशीनीकरण होना चाहिए।
यानी हाथ से मैला ढोने का बात खत्म। ये बहुत दिन से चल रहा है कि हाथ से मैला ना ढोना पड़े, लेकिन कई जगह अभी भी देखने को मिल जाता था कि ऐसी समस्याएं कई ऐसे नगरों में विद्यमान हैं कि आए दिन टैंक से सीवर में काम करने वाले, टैंक सफाई करने वाले कर्मी का आए दिन मृत्यु हो जाती है। ऐसा पेपर में पढ़ने को मिल जाता है। इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम यानी नमस्ते योजना लाया गया है। नमस्ते इसी का फुल फॉर्म है, नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, नमस्ते, यही इसका फुल फॉर्म है, नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। तो नमस्ते योजना के अंतर्गत सीवर, सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए शुरू किया गया है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का संयुक्त पहल है। यह योजना हाथ से मैला उठाने वालों के पुनर्वास के लिए और स्वरोजगार योजना की जगह लेगा। यानी अब हाथ से नहीं मैला उठाना है, अब मशीनीकरण होगा। तो क्या इसमें वो लेबर, वो रोज़गार उनका छिन जाएगा जो आजीविका चलाते थे किसी तरह? ऐसा नहीं होगा। जो मशीन आएगा अब वो मशीन चला करके साफ करेंगे। बस हाथ से नहीं करना है, सीवर में कूदना नहीं है, मशीनीकरण होगा और मशीन के माध्यम से सफाई करेंगे, जिससे कि उनके साथ होने वाली जो दुर्घटनाएं हैं वो कम होंगी। यानी कोई भी दुर्घटना ना हो, इसकी पूरी व्यवस्था किया गया है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि 2022 से 2026 तक 500 शहरों और टाउनशिप में ये व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। और ध्यान रहे कि उपकरण खरीदने के लिए, मशीनों को खरीदने के लिए एक ई मार्केट प्लेस पोर्टल भी उपलब्ध होगा। मतलब आप ऑनलाइन परचेजिंग के रूप में या ई मार्केट प्लेस पोर्टल पर अपने बातों को रख करके या मशीनीकरण को खरीद करके सारी व्यवस्था दी जा सकती है, ये उपलब्ध रहेंगे। यानी कि ई मार्केट प्लेस पोर्टल पर सारी प्रकार की जानकारी और व्यवस्था उपलब्ध रहेगा मशीनीकरण और उपकरण के लिए। तो यहाँ से प्रश्न कैसे आएंगे? यहाँ से प्रश्न आएंगे तो सीधा होगा कि नमस्ते योजना किस मंत्रालय के द्वारा चलाया गया है। तो नमस्ते का तो जो कि हमारे हिंदुस्तान की ये परंपरा है कि हम कहीं भी जाते हैं नमस्ते करते हैं, सम्मान देते हैं, तो लगेगा कि ये संस्कृति मंत्रालय का है। या तो ऐसा लगेगा कि नमस्ते मतलब विदेशियों को ध्यान में रखकर किया गया है, तो लगेगा विदेश मंत्रालय का है। जबकि सच्चाई तो ये है कि नमस्ते योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा प्लस आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय का संयुक्त पहल है। यानी कि ये पहल न तो सांस्कृतिक मंत्रालय का है, न वैदेशिक मंत्रालय का है, न पर्यटन मंत्रालय का है। ये सीधा सीधा संबंध इसका सामाजिक न्याय और अधिकारिता तथा आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय से संबंधित है। इसका उद्देश्य पूछेगा कि नमस्ते स्कीम का उद्देश्य क्या है, तो हाथ से मैला ढोने वाले या सीवर में गैर मशीनीकरण के रूप में कार्य करने वाले जो कर्मचारी हैं, उनकी सुरक्षा को ध्यान में रख करके सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए मशीनीकरण का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न होगा,
कि कब तक के लिए और कितने शहरों को यह व्यवस्था दी जाएगी। तो 2022 से 26 तक 500 शहरों को टाउनशिप में यह व्यवस्था शुरुआती दौर में लागू किया जाएगा। इसके लिए एक पोर्टल भी होगा, उसका नाम है ई मार्केट प्लेस। ई मार्केट प्लेस पोर्टल का संबंध किससे है पूछेगा तो नमस्ते स्कीम से है, ये आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन, यानी वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट, विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन किया गया है 28 से 29 सितंबर को 2022। इसका आयोजन किया गया, कहाँ पे किया गया है तो आयोजन किया गया है दुबई में। दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट का आयोजन किया गया, यानी विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन का आयोजन दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में किया गया है। और इसका आयोजन किया जाता है दुबई इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर अथॉरिटी, वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी ऑर्गेनाइजेशन और दुबई सुप्रीम काउंसिल ऑफ एनर्जी के द्वारा संयुक्त रूप से मिल करके। यानी कौन कौन संस्थाएं मिलकर कार्य करती हैं, इसका आयोजन करती हैं। तो पहला है कि दुबई इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर अथॉरिटी, यानी बिजली और पानी प्राधिकरण। दूसरा है वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी ऑर्गेनाइजेशन, यानी वैश्विक हरित अर्थव्यवस्था। और तीसरा है दुबई सुप्रीम काउंसिल ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा। तो ध्यान रहे, ऊर्जा, पानी, ग्रीन इकोनॉमी, सुप्रीम काउंसिल, यानी दुबई इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर अथॉरिटी, वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी ऑर्गेनाइजेशन, दुबई सुप्रीम काउंसिल ऑफ एनर्जी के संयुक्त प्रयास से विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। यह हरित अर्थव्यवस्था 4 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। यानी जो हरित अर्थव्यवस्था है, इसके जो मेन यानी केंद्रीय स्तंभ हैं वो 4 कौन कौन से हैं? ऊर्जा है, पैसा है यानी वित्त है, खाद्य सुरक्षा है और युवा हैं। एक देश को विकसित होने के लिए और क्या चाहिए? देश को विकसित होने के लिए आपके पास ऊर्जा होना चाहिए, ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल करने वाला युवा होना चाहिए, युवा के पास खाने का सामान होना चाहिए और खाने के सामान के लिए पैसा होना चाहिए। अगर ये 4 चीज कहीं पर भी है तो वो देश विकसित होगा। यानी कि विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन का जो आयोजन किया गया है उसको ध्यान में आने वाले पीढ़ियों के लिए, भविष्य के लिए विकास को ध्यान में रखा गया है। यानी कि ऊर्जा, युवा, खाद्य सुरक्षा और वित्त, ये 4 मेन स्तंभ हैं विश्व हरित अर्थव्यवस्था के। इसकी थीम क्या है? हर किसी एक सम्मेलन का एक थीम होता है। इसकी थीम है क्लाइमेट एक्शन लीडरशिप थ्रू कोलैबोरेशन द रोड मैप टू नॉट जीरो। क्लाइमेट एक्शन लीडरशिप थ्रू कोलैबोरेशन द रोड मैप टू नॉट जीरो। इसका मतलब ये है कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसको ध्यान में रख करके एक ऐसा आधार तैयार करना चाहिए जिससे कि जो जलवायु परिवर्तन है यानी जो उससे होने वाले नुकसान हैं उसे हम 0 लेवल पर ला सकें। और उसके लिए हमें हरित अर्थव्यवस्था को ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो देने की आवश्यकता है।
तो यहाँ से प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे? यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे कि विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ? तो सितंबर 2022 में, 28-29 सितंबर नहीं, 2 दिन चला। कहाँ आयोजन किया गया? तो दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। दूसरा क्वेश्चन होगा, और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा कि उसकी थीम क्या थी, उसका विषय क्या था? तो विषय याद करना बहुत जरूरी है। क्लाइमेट एक्शन लीडरशिप थ्रू कोलैबोरेशन द रोड मैप टू नेट जीरो। वैसे भी इतना लंबा थीम अगर आपको दिखेगा तो ये के ऑप्शन में यही दिखेगा, मार दोगे सही हो जाएगा। कौन आयोजित करता है? तो दुबई इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर अथॉरिटी, वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी ऑर्गेनाइजेशन, दुबई सुप्रीम काउंसिल ऑफ एनर्जी के द्वारा मिल करके किया जाता है। हरित अर्थव्यवस्था के 4 प्रमुख स्तंभ हैं, कौन कौन से हैं? तो ऊर्जा है, वित्त है, खाद्य सुरक्षा है और युवा हैं। तो साथियों, मैं अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूं और आप लोगों से निवेदन करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।